आधुनिक हिंदी आलोचना के आलोक का एक बड़ा नाम विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मानस पुत्रों में एक, आधुनिक हिंदी की धड़कनों में प्रमुख। समीक्षा, आलोचना, विचार की प्रगतिशील जनवादी धारा को अपने बड़े अवदान से नया प्रवाह देने वाला एक बड़ा नाम विश्वनाथ त्रिपाठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में डॉक्टर त्रिपाठी ने अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया था। परसाई के व्यंग निबंधों की बेजोड़ विवेचना भी उन्होंने ही संभव की। इसके अलावा आधुनिक और मध्ययुगीन साहित्यिक विषयों पर उनका महत्वपूर्ण काम है। निराला जनशती पर वे निराला के पितृनगर गढ़ाकोला गए थे, जहां से लौटकर उन्होंने भाव विभोर कर देने वाले संस्मरण लिखे थे। लोक, ग्राम्य जीवन और ग्रामीण भारत उनके संस्कारों और स्मृतियों और सोच का हिस्सा है। वे मार्क्सवादी हैं और मानते हैं कि सच्चे मार्क्सवादी को अपनी राष्ट्रीय और जातीय अस्मिता से पहले जुड़ना चाहिए। लंबे अरसे तक वे शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। अब स्वतंत्र रूप में पूरा समय लेखन, चिंतन, मनन को देते हैं। उन्होंने बड़े जतन और परिश्रम से अपनी पुस्तक कुछ कहानियां, कुछ विचार संपन्न की थी। पुस्तक राजकमल प्रकाशन से बाद में छपी, मगर हमने तो पुस्तक की पांडुलिपि तैयार होते ही उसे केंद्र में रखते हुए कई अन्य गंभीर विषयों पर बात करने के लिए उन्हें स्टूडियो आमंत्रित किया। उनसे बात की है युवा आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी ने। लंबे समय से बहस रही है पहले लिखित शब्द बनाम मौखिक शब्द की। लिखित शब्द ने मौखिक शब्द को स्थायित्व दिया और इस तरह दोनों में एक संबंध, एक सामंजस्य स्थापित हो गया। आज नई सूचना प्रौद्योगिकी के सामने किताब के संकट को लेकर पश्चिम में भी और भारत में भी लंबी बहस है, लेकिन किताब का स्थायी महत्व और किताब का दूरगामी प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। इस रोशनी में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से, जो साहित्य समीक्षक होने के साथ समाज समीक्षक और संस्कृति समीक्षक भी हैं, हम उनकी किताब और उनकी किताब के जरिए किताब के सामने उपस्थित संकट जैसी चीज़ों पर भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूँगा, आपने अभी हाल में कुछ कहानियाँ कुछ विचार नाम की पुस्तक पूरी की है। जीवन के बारे में कहानियाँ शायद सबसे अधिक विश्वसनीय चित्र देती हैं। क्या कहानियाँ जीवन के बारे में कुछ विचार भी देती हैं? ज़रूर देती हैं। देखिए, ये तो साहित्य मात्र, आप जानते होंगे कि साहित्य में भाव, विचार और इंद्रिय बोध, इन तीनों का संश्लेष होता है। और साहित्य कलाओं में साहित्य एक ऐसी कला विधा है जिसमें विचार सबसे ज़्यादा होता है। तो जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, जो आपका अनुभव होता है, तो एक अनुभव जब दूसरे अनुभव से टकराता है और कई अनुभव आपस में मिलते हैं, तो वे अनुभव मिल करके एक विचार को जन्म देते हैं, एक समीकरण बनता है अनुभव के आधार पर। इसलिए जब आप यथार्थ जीवन को देखते हैं, वो कोई विधा हो साहित्य की, केवल मेरा ख्याल है कहानी ही नहीं है, कोई विधा हो, तो उसमें जहाँ अनुभव है, जहाँ यथार्थ का चित्रण है और जहाँ यथार्थ का संप्रेषण है, वहाँ विचार का आना अवश्यंभावी है। इसलिए विचार तो होता ही है उसमें। आपने जीवन और साहित्य के किन विचारों को सामने रखकर कहानियों पर बात की? मैंने सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी और उनसे प्रभावित हुआ।
लेकिन कहानियाँ लिखना, मैंने कहानियों पर विचार मैंने शुरू किया अमरकांत की कहानियों से। अमरकांत पर जब मैंने वो एक लेख लिखा तो लोगों ने कहा अच्छा लेख है वो। फिर मित्रों मरजानी पर लिखा, फिर तीसरी कसम पर लिखा। तो तीसरी कसम पर जो लिखा उसका कुछ ज़्यादा ही लोगों ने उसे पसंद किया। फिर ज्ञान रंजन पर लिखा, शानी पर लिखा। तो मन में आया कि भाई इनको एक साथ छपा दिया जाए। फिर आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उन कहानियों को यदा कदा पढ़ने का अवसर मिलता है, और उसमें एक विचित्र बात मुझे ये लगी कि जो कविता की अपेक्षा, एक समय था जब कविता में मुक्तिबोध ने और रघुवीर सहाय ने जो असुरक्षा और भय की भावना है उसे कविता में बहुत अधिक शिद्दत से उसे व्यक्त किया है। मुक्तिबोध के बारे में तो कहा ही जाता है, और रघुवीर सहाय की रामदास और सड़क पर रपट जैसी कविताओं में। लेकिन मुझे लगा आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उन कहानियों में ये जो भय है वो भय कविताओं की अपेक्षा ज़्यादा व्याप्त है। चाहे वो तिरिछ हो, चाहे जल डबरू मध्य हो, या और जो भीतर कहानियाँ कई लिखी गई हैं, उन कहानियों में एक अबूझ भय, एक विचित्र प्रकार का भय, और ये कि जो स्थिति है वो स्थिति अपरिवर्तनीय है। एक जो भय है वो जैसे एक जन्मजात सहजात संस्कार की तरीके से, इंस्टिंक्ट की तरह से व्याप्त है पात्रों में और घटनाओं में। नियतिवादी संकल्पना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भय जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भय नियतिवादी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि लग रहा है ऐसा, गलत लग रहा है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं, ख़ासतौर पर सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जो राष्ट्रीय स्थिति है, जिन मूल्यों की हम सुरक्षा करते थे, जिनके लिए हम संघर्ष करते थे, जो विरोधी मूल्य थे, उन विरोधी मूल्यों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया गया है। मल्टीनेशनल्स का दबाव है, लेकिन मल्टीनेशनल्स के दबाव के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता संस्कृति है, उपभोक्ता संस्कृति के जो दबाव हैं, इन दबाव के सामने बिल्कुल असहाय जैसे लग रहे हैं। तो ये जो असहायता है वो एक अजीब किस्म के भय का संचार कर रही है, और वो भय लगता ऐसा है कि वो ख़त्म नहीं होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आंदोलन हैं, प्रगतिशील या वामपंथी आंदोलन हैं, उन आंदोलनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये सहारा दे सकेंगे, वो परिवर्तन कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी उचित दिशा में परिवर्तन करने वाले आंदोलनों के अभाव में ये भय स्थायी सा लगता है, अपरिवर्तनशील जैसा लगता है, इसलिए जन्मजात इस भय से लड़ने के लिए कहानीकार अपने पाठक के मन में कोई विश्वास, कोई भरोसा, कोई संकल्प पैदा करने की कोशिश करता है या नहीं? ये सवाल तुम्हारा बहुत ज़रूरी सवाल है। ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर लोग जो कहानियाँ लिख रहे हैं उनमें इसके विरुद्ध कोई ऐसी शक्ति नहीं पैदा की जा रही है। कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं ज़रूर, जैसे शेखर जोशी की कहानियाँ हैं। शेखर जोशी की कहानियों में ज़रूर ये बात मिलेगी तुम्हें कि जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करना, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने आप को पुनर्निर्मित और पुनर्गठित भी कर रहा है। ये शेखर जोशी कहानियों की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके लोगों को ध्यान अभी ठीक से नहीं गया है। तो इसलिए ज़्यादातर जो कहानियाँ लिखी रही हैं, और ख़ासतौर पर जिन कहानियों की चर्चा बहुत है, उन कहानियों में केवल भय ही है, जन्मजात भय। और जब मैं जन्मजात भय की बात कर रहा हूँ तो वस्तुतः मैं उदय प्रकाश की कहानी तिरिछ का एक वाक्य बोल रहा हूँ जिन्होंने कह दिया कि जो भय है वो बिल्कुल इंस्टिंक्ट की तरह से हो गया है, जन्मजात भय हो अच्छा, गया कथा है। समीक्षा में इससे पहले डॉक्टर साहब आपने परसाई जी के व्यंग्य का अध्ययन किया है, खासकर उनके व्यंग्य निबंधों का, जिसमें कथात्मकता भी बहुत है। देश के इस दौर में आपकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंदी में व्यंग्य के सौंदर्य शास्त्र को लेकर काफ़ी उधेड़-बुन और बहस मुबासा रहा है। आपने व्यंग्य को किस कसौटी पर परखने की कोशिश की है? यानी आपने व्यंग्य के विश्लेषण के लिए सौंदर्य शास्त्र की अपनी कौन सी कसौटी निर्मित या विकसित की? अब ये मैं नहीं जानता कि मैंने क्या निर्मित किया है, मैंने निर्मित किया, लेकिन जिस ढंग से मैं सोचता हूँ उसको कुछ शब्दों में निवेदन
कर सकता हूँ। देखिए, व्यंग्य पैदा होता है विषमता से। व्यंग्य वस्तुतः सुषमा का विरोधी है। सुषमा माने जिसे तुम प्रपोर्शन कहते हो, वो सुषमा, अनुपात, संतुलन, संगत, नहीं, समानुपात ही कहो उसे तुम। तो ये समानुपात जो है सुषमा पैदा करता है, उससे सौंदर्य पैदा होता है। अब ये जो सुषमा पैदा होता है, सुषमा पैदा होती, जो सौंदर्य पैदा होता है, उस सौंदर्य का एक लक्षण है। और सौंदर्य का एक लक्षण ये है कि वो जो अतिरेक है, जो अतिरिक्त है, जो सरप्लस है, उस सरप्लस को हटाता है। सौंदर्य का लक्षण ये होता है कि वो सरप्लस को, जो अनावश्यक है, जो होना चाहिए उससे ज़्यादा है, उसको हमेशा वो हटाता है। जितना होना चाहिए उससे कम भी नहीं होना चाहिए, और जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा भी अगर है तो उसे भी हटाता है सौंदर्य। जिसके लिए आप अक्सर लंबी नाक का उदाहरण देते लंबी हैं। नाक का उदाहरण दिया करता है। वो शारीरिक भी होता है और मन का भी मानसिक बहुत होता है। जैसे जो अहंकार है वो मन का सरप्लस है, वो मन का अतिरेक है, जो अहंकार है वो। अब इस बात को जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं, जिसमें वाल्टर पेटर, जिसका बड़ा मशहूर वाक्य है कि ब्यूटी रिमूव द सरप्लस, लगभग उन्हीं दिनों मार्क्स अर्थशास्त्र में सरप्लस का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा था। तो जो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र है, जो मार्क्सवादी सौंदर्य बोध है, वो सौंदर्य बोध और ये जो सौंदर्य है सरप्लस के विरोधी दोनों हैं। अब हरिशंकर पारसाई ने जो व्यंग निबंध या व्यंग लिखा है, उसका सबसे बड़ा उसका मूल्य है कि जहाँ अतिरेक है, जहाँ इतराना है, जहाँ प्रकट करना है, जहाँ प्रदर्शन करना है, उस पर वो आघात करते हैं। आप हरिशंकर पारसाई के सारे व्यंग को पढ़ जाइए, उसमें यही दिखलाई पड़ेगा कि जहाँ जितना होना चाहिए उससे जहाँ ज़्यादा है, वहाँ परसाई प्रहार करते हैं। इसलिए जो ये व्यंग्य का सौंदर्य बोध है, जो व्यंग्य सौंदर्य बोध, जहाँ पहले एक मूल्य बनता है, एक नैतिकता बनती है, इसलिए परसाई के बारे में जो कुछ आप कहें, परसाई स्वतंत्र भारत में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एक आचरण संहिता प्रस्तुत करते हैं। परसाई के का जो व्यंग्य है वो स्वतंत्र भारत में की एक नैतिक आवाज़ है। आजकल जनसंचार माध्यमों का दबाव बहुत अधिक है, मानसिकता पर भी है, संवेदना पर भी है, और साहित्य की रचना पर भी है। हिंदी कहानी अपनी प्रविधि में और विचार में, दोनों स्तरों पर इस दबाव से कैसे सामना कर रही है? जो प्रविधि है वो तो व्याप्त है, चारों ओर है वो। अब जो कहानी लेखक है, वो कहानी लेखक उस प्रविधि का इस्तेमाल जब करेगा तो रचना में उसको शिल्प कहोगे ना तुम, शिल्प कहेंगे, ट्रीटमेंट कहेंगे, ट्रीटमेंट कहोगे, शिल्प कहोगे ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अगर कहानी के शिल्प पर बात करूं तो आपके प्रश्न का वो शिल्प होगा, और विचार दोनों पर शिल्प और विचार दोनों के, क्योंकि पिक्टोरियलनेस इस संचार माध्यम ने पैदा किया है रचना में, कहानी में खास तौर से। हाँ। और इस पिक्टोरियलनेस ने विचार को या सामाजिक जीवन के बहुत से अनुभवों को दबाया भी है। हाँ, दबाया भी है। देखिए, ये जितने भी बिंब धर्मी विधाएं होती हैं, जितनी भी दृश्य धर्मी विधाएं होती हैं, वो दृश्य धर्मी विधाएं एक स्तर पर बहुत प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो आपको दिखला देती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ड्रामा है वो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधा है। तो कहानी, साहित्य, वो सब चित्रण करती हैं, और चित्रण करने में की प्रक्रिया में वो सामने आपको जो कुछ वो दिखा देती हैं। लेकिन जब वो सामने आपको दिखा देती हैं तो वो आपको सीमित भी कर देती हैं, वो आपको सीमित भी कर देती हैं। इसलिए जब आप कोई चीज़ पाठक को या श्रोता को दिखाएंगे तो आप उसको एक धरातल पर तो बहुत अधिक प्रभावित करेंगे, लेकिन दूसरे धरातल पर आप कहीं ना कहीं उसको सीमित भी करेंगे। वस्तुतः ये अंतर शब्द का और दृश्य का है। शब्द दोनों काम कर लेता है, शब्द दृश्य भी बन जाता है, और शब्द जो है वो बहुत अधिक गहराई में, बहुत अधिक व्याप्ति में, और दृश्य में उतनी निजता नहीं होती जितनी निजता
शब्द में होती है। कबीर पर लेख लिखे हैं, लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपने लिखी हैं। अतीत के विवेचन में और वर्तमान के विवेचन में आप क्या अंतर करते हैं, और आपका अतीत विवेचन पुनरुत्थानवादियों के अतीत विवेचन से किस रूप में अलग है? ये अगर इस पर आप लोग कुछ कहते तो ज़्यादा समीचीन होता। मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि अतीत पर विचार करने के दो तरीके हो सकते हैं। तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी के कवि थे, कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कबीर पर जब विचार करें तो आप 15वीं शताब्दी में पहुंच जाएं और जैसे 15वीं शताब्दी में कबीर को देखा जाता था आप वैसे देखें। इसके लिए बहुत धक्कापेल करनी पड़ेगी और उसके बाद भी शायद ये संभव ना हो सके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 20वीं शताब्दी के अंत में जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठ करके आप कबीर और तुलसीदास और मध्यकालीन साहित्य को देखें। वो भी मुश्किल काम है, वो भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपेक्षाकृत सुकर है, ज़्यादा वैज्ञानिक है और ज़्यादा उचित है। क्योंकि इतिहास की एक धारणा ये है कि आप जिस शताब्दी से जितना दूर होते जाते हैं उस शताब्दी से उतने आप निकट होते जाते हैं। आज 16वीं शताब्दी को 16वीं शताब्दी के लोग उतना नहीं समझते थे जितना हम समझते हैं। हम 16वीं शताब्दी से बहुत दूर हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी से एक अर्थ में ज़्यादा निकट हैं, क्योंकि उसे हम ज़्यादा समझते हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया है। और ये जो आपने पुनरुत्थानवादी की बात की, वस्तुतः ये जो खासतौर पर जो हमारे संत कवि हैं, ये जो भक्त कवि हैं, कोई ऐसा बड़ा भक्त कवि नहीं हुआ है जिसने किसी दूसरे धर्म की निंदा की हो। धर्म के दो अंग होते हैं, एक उसका बाह्य अंग होता है कर्मकांड जो रिचुअल होता है, दूसरा उसका जो अंतरंग होता है वह मानवीय करुणा होती है। तो जब कोई नया धर्म पैदा होता है तो वो पुराने धर्म के कर्मकांड पर आक्रमण करता है। कबीरदास मंदिर मस्जिद पर आक्रमण करते हैं, तिलक पर करते हैं, छापा पर करते हैं, मना रंगाए रंगाए जो कपड़ा पर करते हैं। वो सत्य पर, अहिंसा पर, सदाचार पर, इस पर आक्रमण ही करते हैं। इसलिए जो संत मध्यकालीन काव्य है, संतों का काव्य है, वो सांप्रदायिकता को रोकने में तो काम आ सकता है, संकीर्णता को रोकने में तो काम आ सकता है, लेकिन उससे कोई सांप्रदायिकता बढ़े, उससे कोई संकीर्णता बढ़े, ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक मध्यकालीन भक्त कविता का सवाल है, वो तो एक करने वाली कविता है वो। आपने दो किताबें अलग तरह की लिखी हैं और दोनों का बहुत गहरा संबंध शोध से है। एक तो आचार्य द्विवेदी जो आपके गुरु थे, उनके साथ मिलकर आपने अब्दुल रहमान की संदेश रासक का संपादन किया है और भूमिका उसकी लिखी है, और दूसरी प्रारंभिक अवधि नाम से आपका शोध प्रबंध है। इस शोध के दौरान आपने शोध की प्रविधि और शोध उस समय कैसे होता था, इस अनुभव से आप गुजरे होंगे, और आपने अपने अध्यापक जीवन में बहुत से शोध कराए हैं और अब तक रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत से शोध करा रहे हैं। तो आपके समय की शोध प्रक्रिया में और अब की शोध प्रक्रिया में मौलिक अंतर किस बात में है? नहीं, मौलिक अंतर कोई नहीं। मौलिक अंतर वही है, जो अच्छा शोध अब करते हैं वो जैसा पहले करते थे वैसे ही करते हैं। लेकिन इस समय जो जिस दबाव की बात आप कहानी में कर रहे थे, जिस उपभोक्ता संस्कृति की बात हम लोग आजकल के विचारों में कर रहे थे, रचना धर्मिता पर कर रहे थे, तो वो शोध में भी है। ऐसा नहीं है कि रचना धर्मिता क्षेत्र में और सिनेमा के क्षेत्र में और फिल्म के क्षेत्र में है और इसमें नहीं है। अब हमारी जो बात है वो यह है कि हमें, मेरा सौभाग्य था कि हमें पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे गुरु मिले। तो ये संदेश रासक जो है वो किसी भी भारतीय भाषा में कविता करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि की रचना है। 13वीं शताब्दी की है, अपभ्रंश में है ये।
इसके पहले अमीर खुसरो को ही माना जाता था कि वो पहले भारतीय मुसलमान कवि हैं, लेकिन संदेश रासक के रचयिता जो अब्दुल रहमान थे वो उनसे करीब 200 साल पहले पैदा हुए थे। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है इस कवि के बारे में, ऐसा ना समझा जाए कि चूंकि हमने काम किया है इसलिए वो उसे इतना महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। वो जुलाहा है ये कवि। उसने अपने आप को साफ कहा है कोलीय पयासी। कोलीय पयासी का मतलब होता है कौलिकेन प्रकाशिता। कोरी जिसे कहते हैं, वीबर है, तंतुवाय है, वीबर है। और उसके सहारे जब मैं मीरा वाली किताब में हमने दिखाने का प्रयास किया है कि वस्तुतः कबीर किसी परंपरा के प्रवर्तक कवि नहीं हैं। कबीर संभवतः इस देश की बड़ी दीर्घकालीन परंपरा जो जुलाहों की कविता करने की है उसके पर्यवसान जैसे हैं, उसकी जैसे उसके विकास है, उसकी चरम प्रगति विकास जैसे है, हाँ। चरम विकास कबीर में हुई ऐसा लगता है। और ये जुलाहों का भारतीय संस्कृति पर इतना अधिक दबाव है, इसे भी और ज़्यादा समझेंगे लोग। और 14वीं शताब्दी की जो रचना है वो भोज प्रबंध में मिलता है। इसके पहले 5वीं शताब्दी में जो मदसोर का शिलालेख है जिस पर वैशम ने पूरी एक किताब लिखी है उसमें मिलता है कि जुलाहों का कैसा एक पूरी व्यापार श्रेणी होती थी। वो अपने यहाँ के कपड़ों के वस्त्र का विज्ञापन करते थे। उस विज्ञापन में कविता करने के लिए उन्होंने वत्स भट्ट नाम के कवि को बुलाया था और वो शिलालेख विज्ञापन का जो है उसको चारों ओर उन्होंने गढ़वाए थे। भोज प्रबंध में 14वीं शताब्दी का संकलन है। उसमें तो एक जुलाहा कहा जाता है भोज के दरबार में पहुंचा और उन्होंने कहा कि जहाँ कवि रहते हैं वहाँ तुमको नहीं रहने दिया जाएगा। तो उसने बाकायदा श्लोक पढ़ा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि काव्यम करोम नहीं चारुतरम करोम यत्नाथ करोम यदिवा चारुतरम करोम हे भूपाल मौलिमल पंडित पाद पीठ कवयामि वयामि यामि। आप खुद भी तो कवि हैं। हाँ, मेरे कवयाम व्यायाम का मतलब यह है, जब मैंने प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा से ये पंक्ति सुनाई तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले जो आर्टिजन है, जो शिल्पी है, वो जब कलाकार बनता है तो उसका शिल्प उसकी कला में कैसा आता है। कवयाम व्यायाम में आप का को निकाल दीजिए व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम में से वा को निकाल दीजिए यामी हो जाएगा। ये जो सूत एक जुलाहा कला से जोड़ता है जुलाहा, वो क्राफ्ट, वो शिल्प उसकी कविता में मौजूद है। जीवन व्यवहार कविता को प्रभावित करता है, कविता के शिल्प को प्रभावित आर्टिजन करता और है, आर्टिस्ट का जो संबंध होता है प्रभावित करता है। शायद यही बात आप इससे कहना चाहते हैं। आप खुद भी अध्यापक रहे हैं। जी हाँ। जैसा कह सका मैं, आपकी एक कविता है, हाँ। एक प्राध्यापकीय अनुभूति। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है ये कविता उस समय लिखी गई है जिस समय हिंदी आलोचना में प्राध्यापकीय आलोचना के खिलाफ काफी प्रहार हो रहे थे। आप अपने इस अध्यापक जीवन के अनुभव से अपनी कविता और अपने आलोचना के स्वरूप को किस तरह जोड़ते हैं? देखिए, ये पूरा जीवन एक होता है, उसमें प्राध्यापक भी होते हैं, उसमें अध्यापक भी होते हैं, उसमें विश्वविद्यालय भी होते हैं। तुम जानते हो प्रेमचंद का एक उपन्यास है, मेरे ख्याल से कर्मभूमि, जो क्वींस कॉलेज से ही शुरू होता है। और प्रेमचंद विद्यार्थी गरीब होते हैं, विद्यार्थी अमीर होते हैं, विद्यार्थी अच्छे होते हैं, विद्यार्थी बुरे होते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम था कि प्राध्यापकीय, और इसलिए जानबूझ करके अदबदा करके मैंने प्राध्यापकीय अनुभूति उसमें रखा था। वो ज़माना ये था जब डॉक्टर नामोर सिंह भी प्राध्यापकीय आलोचना की निंदा करते थे। और मुझे याद है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नामोर जी के बारे में लिखा था कि भूतपूर्व अध्यापक डॉक्टर नामोर सिंह ने प्राध्यापकीय आलोचना की बात की है और उनकी आलोचना में ये बिंब बार बार आता है। बार आता है। तो इसलिए मुझे अगर फिर से कोई पेशा चुनने के लिए कहा जाए तो मैं फिर प्राध्यापक बनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इतना प्रेम, इतना अपनापा मिला है अपने विद्यार्थियों से, और अपने विद्यार्थियों के साथ बैठ करके हमने इतनी अच्छी बातें की हैं, उनको विविध रूप में हमने देखा है। आपके विद्यार्थी भी ऐसा सोचते हैं आपके बारे में? उनका सोचना है, वो मैं जानता हूँ। आप एक बार हमसे किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर आपने आज अच्छा पढ़ाया, आप, तो मैंने उनसे ये कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा अध्यापक हूँ लेकिन अध्यापन याद रखो जिसको लाइव परफॉर्मेंस कहा जाता है वो है।
क्लास में आपको खड़ा कर दिया जाए, आपको 40 मिनट तक 45 मिनट तक आप बोलते रहें, नित्य यह आपको काम करना पड़े, इसलिए वो उतना आसान नहीं है जितना प्राय लोग समझते हैं। आज जिस तरह से हिंदी की पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, जिस तरह बाजार में हिंदी का अवमूल्यन हो रहा है, और जिस तरह हिंदी जनता के बीच में बेरोजगारी और इस तरह की समस्याओं के साथ हिंसा, सांप्रदायिकता, इस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह का भूमंडलीकृत बाजार और उसके साथ भूमंडलीय भाषा अंग्रेजी का दबदबा हमारे अपने समाज में बढ़ता चला जा रहा है, तो इन सारे दबावों के बीच में जो दबाव जीवन में बहुत गहरे बैठे हुए हैं वहां से, और जो दबाव सारे संसार से हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, इसके बीच में हिंदी के संकट और हिंदी के भविष्य के बारे में आप किस तरह सोचते हैं? देखिए, हिंदी का जो भविष्य है उसके धूमिल, मलिन या अंधकारमय होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जब हिंदी पर विचार करें तो आप तमिल और कन्नड़ा और बंगला और उर्दू, इनकी भाषाओं की इस समय क्या स्थिति है उसको भी देखें, तो आप ये पाएंगे कि उनकी तुलना में हिंदी की स्थिति जहाँ तक आधिकारिक रूप से राजकीय संरक्षण का सवाल है या शिष्ट वर्ग या उच्च वर्ग के व्यवहार का सवाल है, वहाँ तक तो ये भाषाएं, उन भाषाओं की तुलना में हिंदी की स्थिति तब भी बहुत बेहतर है। अब जब तक मल्टीनेशनल्स का दबाव है, जब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है भारत पर, तब तक अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं समाप्त होगा। इसे हिंदी वालों को भी समझना चाहिए और भारत की अन्य भाषा भाषियों के जो शुभ चिंतक हैं उनको भी समझना चाहिए। आपकी बातचीत से हम न सिर्फ किताब की संभावना के प्रति बल्कि हिंदी के भविष्य के प्रति भी बहुत सार्थक विचार लेकर विदा हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी।